हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी, और उसी में हमारा चल रहा था एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो कल जो था हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने एग्रीकल्चर को देखा, ठीक है, और लेसन नंबर 4 है। और इसमें हमने कल जो था, सबसे पहले हमने कल आपका कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं हमने उनको पढ़ने का प्रयास किया कि आखिर में वाणिज्यिक फसलें होती क्या हैं और वाणिज्यिक फसलों का महत्व क्या है। हमने ये भी आपका जानने का प्रयास किया और मैंने आपको बताया कि चाय, कॉफी, रबड़, ठीक है, चावल। और देखिए चावल जो है हरियाणा और पंजाब में आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में आता है, जबकि जो उड़ीसा है और जो आपका वेस्ट बंगाल वगैरह है ये अपनी आजीविका के लिए यूज करते हैं, यानी कि अपने खाद्यान्न के लिए, फूड पार्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की क्या है, आपका रोपण कृषि है, प्लांटेशन वाली होती है। प्लांटेशन का मतलब जिसकी पौध लगाई जाती हैं, जैसे आपका केला हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, चाय होगी, कॉफी हो गई। क्लियर हो गया, ये सारे क्या है, ये आपका प्लांटेड आपकी फसल है। ठीक, उसके बाद हमने जो है कल आगे बढ़े और हमने कुछ आपका शस्य प्रकार के रूप देखा कि जो एग्रीकल्चर की जो कौन कौन से आपके शस्य प्रकार, तो हमने देखा कि आपका रबी और खरीफ और जायद की फसलों को हमने पढ़ा। कल मैंने आपको बताया कि जो आपकी रबी की फसल है, रबी की फसल को जो बुआई का समय है, जब आपकी फसल लगाई जाती है, वो अक्टूबर से सितंबर के बीच है। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। रबी कैसा है, रबी में अक्टूबर और सितंबर के बीच लगाई जाती है और काटी कब जाती है, अप्रैल और जून के महीने के बीच में ये जो टाइम होता है इसमें काट ली जाती है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल को अप्रैल और जून में लगाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। क्लियर है, अगर हम रबी की फसल को काटेंगे तो ही तो हम क्या बोएंगे, आपका खरीफ की फसल को बोएंगे। क्लियर है, रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो आपके फसलें उगाई जाती हैं, जैसे क्या उगा सकते हो आप आप देखेंगे तरबूज है, खरबूजा है, आपके ककड़ी है, हरी मिर्च वगैरह है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो 2 महीने 3 महीने के ड्यूरेशन में हो जाती हैं, वो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में उगाई जाती हैं। उनको बोलते हैं जायद की फसलें। तो कल हमने रबी की फसल, जायद की रबी, खरीफ और जायद, ये सारी फसलें आपके हमने देख ली थी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो आपके रबी की फसलों में जो आपको वर्षा मिलती है, वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो आता है, क्लियर है, उसकी वजह से अब आपकी वर्षा मिलती है। आप देखते हैं कि खास करके नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश होती है। ठीक है, चाहे आपने गेहूं लगा रखा हो, आपने सरसों लगा रखी हो, आलू भी लगा होता है, तो उस समय क्या होता है, बड़ा बहुत सारी फसलों को बड़ा लाभदायक होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और फिर हमने खरीफ की फसलों को आपको पढ़ा कि सितंबर से अक्टूबर में आपके काट ली जाती हैं, तो बोई कब जाती होंगी, अप्रैल और जून के बीच में ये आपका बोई जाती हैं। तो उसमें कुछ फसलों के बारे में पढ़ा, जैसे चावल होगी, मक्का हो गया, ज्वार, तोर, अरहर, मूंग, आपके कपास, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, ये सब होती हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ का पढ़ते हैं ये स्टेट को हमने आपका देख लिया। देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपको बोर्ड में मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल आपका रबी की है, कौन सा खरीफ की है। या ये मिल सकता है कि रबी की फसल की बुआई का समय क्या है और कटाई का समय क्या है। ठीक है, खरीफ का भी पूछ सकता है, जायद का भी पूछ सकता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे कहा था कि आप इनको लिख लीजिए, और कल हमने नोट भी किया था। वापस अगर आप एक बार लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि रबी की जो आपकी फसल है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, रबी की फसल को हम अक्टूबर से सितंबर के बीच बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में हम इसको काट लेते हैं, यानी कि बुआई शीत ऋतु में होती है और काटने का समय आपका ग्रीष्म ऋतु का है। ये हमने देख लिया। तो इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ ऐसी फसलें हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जो शीतोष्ण, जो मैंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसको प्रॉपर रेनफॉल भी मिलती है, ये हमने देख लिया। और उसके बाद जो है हमने आगे पढ़ा, और जो खरीफ की फसल है उसको हमने आपका देखा। खरीफ की फसल को सितंबर और अक्टूबर में ये जो है आपका बोई जाती है। ठीक है, काट ली जाती है। ठीक है, और हमने देखा कि कौन कौन सी इसमें फसलें हैं, कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। उसके बाद हमने कुछ आपका प्रमुख
आपके फसलों के बारे में पढ़ा कि कुछ ऐसी फसल होती हैं जिन्हें आपको उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, एक आपकी क्लाइमेट चाहिए, ताकि हम लोग उसको आपका उगा सके। क्लियर हो गया? अगर मैं कोई ये कहे कि मैं सेब, अगर कोई दिल्ली का बच्चा ये कहे कि सेब मैं अपने खेत से तोड़ के लाया हूं, कहाँ है आपका खेत? बोले दिल्ली में। तो ये आपका संभव नहीं है। अब आप ये मत कहना कि सर आपके रूम के अंदर एसी लगा कर टेम्परेचर करके मेंटेन बना रहे हैं, तो वो कर सकते हैं पॉली हाउस वगैरह में, लेकिन मैं रियलिटी की ये बात कर रहा हूं, जो रियल है, जो नेचुरल बेसिस पर चीजें होती हैं, उसकी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसा कुछ है ये हम लोग आपका देख रहे हैं। तो हमने पहले चावल की बात की थी कि चावल का है, भारत में सबसे खाद्यान्न प्रमुख फसल में चावल की गिनती होती है। कि चावल कैसा है? चावल लोगों को बहुत पिर रहे हैं। चावल का आप देखते हैं लोग आपका इडली बनाते हैं, और जो है बहुत सारे ऐसे डिशेज हैं जो चावल की बनती हैं, और चावल खाने के रूप में हम सबसे ज्यादा दाल चावल, दाल भात चावल, और हर चीज में हम लोग चावल खाते हैं। तो हमने देखा कि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग भी हम ही करते हैं। चाइना क्या है, हाँ, इसके प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है कि मानछाऊ वाला जो आपका रीजन है, यांगकी सी यांग वाला जो आपका रीजन है चाइना का, वहाँ बहुत अच्छा क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है। क्लियर है? और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि चावल की जो बेल्ट है बेसिकली वो कहाँ पर है? जो आपके नदी, जो आपका बेसिन का रीजन है, जो आपके डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी, जो आपका डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल, जहाँ आप गंगा ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बना रही है, वहां पर क्या है, बहुत अच्छा चावल का उत्पादन होता है। तो जो भी आपके तटीय एरिया हैं, कोस्टल एरिया हैं, चाहे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, और आपका वेस्ट बंगाल हो, आपका कर्नाटक हो, आपका केरल हो, महाराष्ट्र हो, वहां चावल का बड़ा मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे हमने पढ़ लिया, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ रहे थे आगे, और आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि चावल के लिए क्या क्या टेम्परेचर चाहिए। खरीफ की फसल है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो खरीफ की फसल है, वही कब जा रही होगी? तो आप कहेंगे कि बोने का समय आपका अप्रैल से जून के बीच है। ठीक है, ये हमने देख लिया। 100 सेंटीमीटर से अधिक वहां इसको वर्षा चाहिए। अगर वर्षा नहीं है तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा, इरिगेशन की फैसिलिटी आप उपलब्ध करा देंगे तो भी इस कृषि को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चावल के रूप में हमने देखा कि बेसिकली चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्व के जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, जो आपके डेल्टाई प्लेन हैं, उनके पार्ट में वहां पर हो रही है, या फिर जहां पर नहरों का जाल अच्छा है, और जहां पर पानी की सिंचाई अच्छी है, वहां पर ये सारी चीजें बहुत आराम से उगा रहे हैं। वहीं हमने गेहूं को देखा है, गेहूं में क्या कंडीशन चाहिए। तो गेहूं पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे, अगर किसी ने, आप लोगों ने रिवीजन किया है, किसी को डाउट है, किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए बच्चों, हो गया? आगे बढ़ जाए? हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, गेहूं को हम लोग कल देख रहे थे, तो गेहूं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पहले नीचे चलते हैं, फिर ताकि आगे बढ़े। गेहूं की फसल को देखते हैं। गेहूं की जो फसल है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु में पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। समान रूप से विकसित है, ये समान रूप से जो आपका वितरित है कि 50 से जो है आपका 75 सेंटीमीटर के बीच में क्या चाहिए, आपकी वर्षा चाहिए। इतनी वर्षा की जरूरत। ठीक है, इनको देख सकते हैं। गेहूं उगाने के लिए दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है आपका उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलज का मैदान, दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा होता है। और आप जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये चार ऐसे स्टेट हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्शन होता है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में करते हैं ये लोग। और ये लोग गेहूं का उत्पादन आपका कमर्शियल वे में भी करते हैं, कि जितना हमें अपने उपभोग के लिए चाहिए, जो बचेगा शेष वो लोग उसको बेचने के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, तो गेहूं इस जगह पर पैदा होता है। अच्छा, बात करते हैं मिलेट्स की, जो आपके मोटे अनाज होते हैं। और आज के समय में जो नई डिमांड्स आ रही हैं, वो आपकी मिलेट्स की है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि मिलेट्स में क्या क्या आता है। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार, रागी हो गया, मंडवा हो गया, और आपका जो है आपका गेहूं है, ये सारी चीजें
मक्का हो गई, आपके मिलेट्स में आती है। क्लियर हो गया? ये मिलेट्स क्या होते हैं, इनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फाइबर क्या होता है, हमारे पेट की आंतों के लिए जो हमारी पेट है उसको डाइजेशन करने के लिए जिस चीज की हेल्पफुल होती है वो आपका मोटे अनाज में पाया जाता है। शायद हमारे पेट के लिए एक कोई भी आपका ब्रेड ही मान लीजिए, ब्रेड को पचाना हार्ड होगा जबकि एक बाजरे की रोटी को पचाना हार्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप देखते हैं कि आजकल बाजरे के बिस्किट आ रहे हैं ताकि लोग खा सकें, उनको बहुत बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि भैया मोटे अनाज की तरफ बढ़ो, पोषण की तरफ बढ़ो। लेकिन हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गलत है, जिसका हमारे शरीर में बड़ा आपका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं, और हमारे यहाँ मोटे अनाज में जो है आपका मंडुआ और क्या बोलते हैं, मक्का बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है? यदि मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो मेन क्या है कि जो पोषक तत्व हमको चाहिए, कैल्शियम, मिनरल वगैरह, ये सब कुछ इनमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं वो सब कुछ मिलता है। ठीक है? और रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली, अगला गेहूं, और फिर ज्वार। ये क्या है? ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में इनकी काउंटिंग है। ठीक है? कैसा है? प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में इनकी गिनती की जाती है। याद रहेगा? इस तरीके से हमारी तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन? ज्वार। ठीक? और कह रहे हैं कि अधिक आर्द्रता क्षेत्र, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, इसके कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। आप देखते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, क्लियर है, शुष्क नहीं है, ड्राई एरिया नहीं है, चिपचिपाहट से जब महसूस होती, ऐसे एरिया की बात कर रहा है। ठीक है? होती इसके प्रमुख क्षेत्र आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी, ये सारे क्षेत्र इसमें। ठीक है? और ये आपको दिखाई देगा मिलेट्स में। तो मोटे अनाज के बारे में थोड़ा सा, जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, आप उनसे पूछिए, वो मोटे अनाज का महत्व बताएंगे। आप कहेंगे कि आप मंडवे की रोटी खाने से पेट को कितना आराम मिलता है, बाजरा खाने से कैसा लगता है, ज्वार खाते हैं तब कौन से महीने में खाना चाहिए, मक्का की रोटी का क्या महत्व है। ठीक है? आप उनको समझाएंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या इनकी जरूरत है हमारे जीवन। क्लियर है? बाजरा, कितने बच्चों ने खाया है बाजरा? बाजरे के बने बिस्किट, बाजरे की बनी रोटी, और बाजरे की बहुत सारी और चीजें बनती। कितने बच्चों ने खाया? चलिए देखते हैं। यह है बलवा और थराली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। आप देखते हैं जैसी आपकी रेतीली मिट्टी होती है राजस्थान में, उसमें अच्छा हो जाता है, और उथली अगर काली मिट्टी है ऊपर वाले पार्ट में, जो हल्की बारीक सी भूरी सी होती है, उसमें हो जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है, लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, ये सारे इसके प्रमुख क्या है आपका राज्य हैं, जहां पर ये अच्छी मात्रा में उगता है। कैसा है? इन सारी अच्छी मात्रा में ये उगाया जाता है। ठीक है? उसके बाद आप देखिए मक्का को। क्या देखिए? मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है? अब आप गेहूं को देख लीजिए। ये पहले, चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं मक्का। ठीक है? जो 21 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपका तापमान में पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी प्रकार से उग सकती है। अगर पुरानी जलोढ़ मृदा है वहां उगा सकते हैं। तो मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़। और जैसे बिहार के कुछ उगाई जाती है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की फसल में भी उगाई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में इसको उगाते हैं।
आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश, उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उर्वरक से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छी होती है, कर्नाटक में बहुत अच्छी होती है, मध्य प्रदेश में तो खैर बहुत मार्क्स लेवल पर होती है, और पूरे विश्व में सबसे अच्छी होती है यूएस में। इसका नाम आता है मैक्सिकन मक्का आती है, मैक्सिकन कोर्न। उसको देखिए, बहुत बड़ा बीज होता है उसका, और जब बिकती है कमर्शियल में, ये सारे चीज आपके चीज उनका बिक्री होती है। और एक आध क्वेश्चन जरूर मिलता है इस आपके चैप्टर से। तो ये हमारे गेहूं की फसल है, ठीक है, और ये हमारे जो है बाजरा है। गेहूं और बाजरा की कंबाइंड फसल आप देख सकते हैं, इस प्रकार की फसल आती है। बहुत बारीक दाना होता है बाजरे का, क्लियर है, बहुत बारीक होता है, समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है आपका मक्का का हिसाब कि मक्का कहाँ उगती है, बाजरा कहाँ उगता है, रागी कहाँ होती है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, और ये सारी चीजें हमने इसमें ओवरऑल देख ली और आपका बात भी कर ली। चलिए, हो गया बच्चों। चलिए मक्का को और देखते हैं, कितने बच्चों ने मक्का खाई है, और आजकल तो सीजन है मक्का का, खाइएगा जरूर, क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो हमको खाना चाहिए। ये जो फास्ट फूड वगैरह आप लोग खाते हैं तो उसे मत खाइए। ज्यादा अच्छा है कि आप रागी, बाजरा, ज्वार के जो डिफरेंट जो आपके व्यंजन बनते हैं अलग अलग, आप उनको ट्राई कीजिए और स्वाद देखिए और बढ़ावा दीजिए अपने लोकल उत्पाद को। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप इनको घर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में अक्सर एक दो क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, हो सकता है कि ऑप्शनल रूप में भी मिल जाए। तो आप इसको लाइट ना लीजिए टॉपिक को, क्योंकि ये व्यवहारिक टॉपिक है और पूरे जीवन भी काम आएगा। ऐसा नहीं केवल बोर्ड पेपर में ही, पूरे जीवन आगे भी काम आएगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।